भारत एक कृषि प्रधान देश है। अभी भी कृषि से हमारी आबादी को लगभग 60% रोजगार मिलता है। आजादी के बाद भारत ने न केवल अपने लिए पर्याप्त कृषि उत्पादन किया है, बल्कि निर्यात की स्थिति में भी है। लेकिन क्या सभी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है? भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक है। हमारी वार्षिक खाद्य तेल की जरूरत 70% आयात से पूरी की जाती है। हमने इस पूरे परिदृश्य को आत्मनिर्भरता की अपनी इस यात्रा में कैसे बदला? क्या विज्ञान तिलहन की पैदावार बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है? और क्या विज्ञान किसानों तक पहुंच सकता है? क्या हम इस क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? आजादी के समय से ही भारतीय कृषि ने खाद्यान्न उत्पादन में काफी तरक्की की है। 50 और 60 के दशक में हमारे यहाँ खाद्यान्नों की भारी कमी थी और हम अनाज आयात करने के लिए मजबूर थे। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना से हमने कृषि के विकास पर ध्यान देना शुरू किया। हरित क्रांति ने हमें आत्मनिर्भर बनने में सहायता दी। और तब से हम ऐसी अवस्था में आ गए हैं जहां हम अपनी कृषि उपज का निर्यात कर सकते हैं। और जैसा कि विभिन्न क्षेत्रों में होता है, देश में भी कृषि का विकास अस्थिर रहा है। इसके बावजूद भारत खाद्य उत्पादन के कई क्षेत्रों में एक निर्यातक के रूप में उभरा है। लेकिन अभी भी हमारा देश अन्य क्षेत्रों में आयात करता है, खासकर खाद्य तेल और तिलहन के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में अभी भी भारत का उत्पादन अपनी घरेलू मांग से नीचे है। भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरतों का लगभग 70% आयात करता है, जो कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख टन तेल है। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए इस परिदृश्य को बदलना होगा। भारत में मूंगफली, अरंडी के बीज, कैनोला और सरसों, सूरजमुखी तथा सोयाबीन सहित बड़ी मात्रा में तिलहन का उत्पादन किया जाता है। इनमें से सोयाबीन और मूंगफली हमारी जरूरत का 50% से अधिक पूरा करते हैं। भले ही सोयाबीन भारत में एक महत्वपूर्ण तिलहन है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1970 के दशक में जब इसे मध्य प्रदेश में उगाया गया, तब भारत में इसे शायद ही कहीं उगाया जाता था। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ज्यादा उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए। इससे सोयाबीन का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा। 2019 तक हमारी तिलहनी फसलों का 45% भाग सोयाबीन का था। सोयाबीन में लगभग 18% तेल और 38% प्रोटीन होता है। ये फलियां होती हैं और अधिकांश फलियों की तरह ये मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में मदद करती हैं, जिससे खेतों में उर्वरकों की जरूरत कम पड़ती है। सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने में एक बड़ी मुश्किल ये है कि सोयाबीन वर्षा आधारित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगता है और देश में सिर्फ 1/4 तिलहन उगाने वाले इलाकों में ही सिंचाई होती है। इसलिए बारिश में किसी भी तरह का फेरबदल फसल को प्रभावित कर सकता है और सूखा पड़ने पर तो फसल का बर्बाद होना तय है। भारत में ज्यादातर खेती सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर निर्भर है और बरसात का परिदृश्य काफी अनियमित है। इसलिए ये कब और कितनी होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पुणे में अघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की उपज बढ़ाने पर अध्ययन किया है। उनका प्रमुख ध्यान सोयाबीन की सूखा प्रतिरोधी किस्म को विकसित करना था। इस संस्थान ने ऐसी फसलों के किस्मों को विकसित किया है जो जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकें। इस शोध संस्थान ने सोयाबीन की ऐसी किस्मों का विकास किया है जिन पर सूखे का असर कम होता है। इसका अर्थ है कम पानी में भी भरपूर फसल। ये काम कैसे किया गया? पहले चरण में वांछित लक्षणों वाली मूल किस्मों का चयन किया जाता है। मूल किस्मों का चयन उस किस्म की उपज, कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता, गर्मी और सूखे को झेलने की उसकी सहन शक्ति जैसे गुणों के आधार पर किया जाता है।
अगला कदम पैतृक किस्मों को संकर करना है। वैज्ञानिक 5-6 पीढ़ी से उगाई जाने वाली उन किस्मों का मूल्यांकन करते हैं जिन्हें कम समय में उगाया जा सकता है। वे फिर संतान पौध के लक्षणों का अध्ययन करते हैं, जिनमें स्थायी उपज, बीमारी, कीट प्रतिरोधक और सूखे व गर्मी के प्रति सहनशील किस्मों का चयन किया जाता है। फिर इनका आगे अध्ययन करके आशाजनक प्रविष्टियों को मूल्यांकन के लिए आगे भेजा जाता है और ये उनसे अपेक्षित उपज, अनुकूलनशीलता और दूसरे गुणों का परीक्षण करके किया जाता है। किसी फसल में सूखा प्रतिरोधी क्षमता विकसित हुई है या नहीं, यह जांचने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसे रेन आउट शेल्टर कहते हैं। इन शेल्टर में निश्चित मात्रा में बरसात का पानी एकत्र होता है और ये देखने के लिए कि विभिन्न स्थितियों में अलग अलग बीज कैसे बढ़ते हैं। कुछ पौधों को बरसात से वंचित रखा जाता है, कुछ को कम बरसात में और कुछ को अच्छी बारिश में रखा जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम परिणाम बेहतरीन है, उच्च उपज किस्मों को पानी का तनाव झेलने वाले किस्म के साथ संकर कराया जाता है। संस्थान ने सोयाबीन की कई संकर किस्में तैयार की हैं। इनमें से MACS 1281 सबसे अच्छी जलवायु प्रतिरोधी बीज की किस्म है। इस किस्म की उपज 39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म परीक्षण के अंतिम चरण में सूखे के प्रति प्रतिरोधी पाई गई है। इन बीजों से देश भर के किसानों की आय में 7,000 से 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इस MACS 1281 किस्म की खासियत है सूखा सहन करने योग्य है। इसका मतलब है कि जब फसल परिपक्वता तक पहुंचने के लिए तैयार है और यदि सूखे जैसी आपदा आती है तो यह किस्म उस सूखे के प्रति सहनशील है। MACS 1188 में 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने और विभिन्न कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध की क्षमता है। सोया के साथ एक और समस्या ये है कि कटाई से पहले इसकी फली फूट जाती है और इसके बीज बिखर जाते हैं। इससे पैदावार में भारी कमी आती है। नई विकसित किस्मों में इसकी फलियां फूटती नहीं हैं। सामान्य सोयाबीन में यदि 90 से 95 दिनों के भीतर इसकी कटाई नहीं होती है तो इसकी फलियां फूटकर बिखर जाती हैं। नई किस्म के पौधों की फली 110 से 115 दिनों के बाद भी नहीं बिखरती। सही बीज विकसित होने में 9 से 12 साल और किसानों तक इसे पहुंचने में अतिरिक्त 2 से 3 साल का समय लगता है। इससे पहले कि इसकी खेती शुरू हो, इन बीजों का प्रमाणीकरण किया जाता है, जिसके लिए इन बीजों को उगाया जाता है और इनके लाभ प्रदर्शित किए जाते हैं। उसके बाद ये बीज राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड जैसी किसान उत्पादक कंपनियों को दिए जाते हैं, जहां से किसान इन्हें खरीद सकते हैं। इस तरह के नवाचार हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने, किसानों की मदद करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने का मूल मंत्र है। भारत निश्चित रूप से अपने लोगों के लिए खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत ने इस विशिष्ट क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सी ऐसी किस्मों का विकास किया है जो कई बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने उन किस्मों का विकास किया है जिसके लिए कम पानी और कम कीटनाशकों की जरूरत होती है। लेकिन अभी सोयाबीन की उपज में सुधार के लिए और ज्यादा शोध करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे पास सोया से विभिन्न उत्पाद बनाने की तकनीक भी है। ब्रेक के बाद हम भारत के एक प्रमुख संस्थान की यात्रा करेंगे। ये संस्थान सिर्फ सोयाबीन के अध्ययन के लिए ही जाना जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है।
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वनस्पति तेल अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत अभी भी अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करता है। फिलहाल सोयाबीन का भारत के तिलहन उत्पादन में एक बड़ा योगदान है। हालांकि सोयाबीन का वर्तमान उत्पादन स्तर दुनिया के औसत से काफी कम है। दुनिया भर में सोयाबीन के कुल उत्पादन में भारत का योगदान केवल 4% है और इसका उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेल के आयात को हम कम कर सकते हैं। देश की तिलहन अर्थव्यवस्था में सोयाबीन के महत्व को समझते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1967 में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित ये ICAR भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान यानी IISR है। इस संस्थान ने देश में 6 कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए 124 सोयाबीन की किस्मों का विकास किया है। The institute majorly focuses on the breeding of varieties. संस्थान प्रमुख रूप में प्रजनन किस्मों पर ध्यान देता है। उत्पादन तकनीकों में कृषि संबंधी गतिविधि, पोषण प्रबंधन और फसल के शारीरिक पहलू शामिल है। हम पौधे सुरक्षा पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े और कीटों से बचाव तथा खरपतवार प्रबंधन भी शामिल है। Whether it's an insect pest or a disease or weed management. IISR में वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की किस्मों में सुधार करने पर कई दशकों तक काम किया है। इस संस्थान ने नई सोयाबीन जीनोटाइप की पहचान करने के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण लक्षणों जैसे कि उच्च उपज, जल्दी पकने, प्रकाश के प्रति असंवेदनशीलता, ज्यादा तापमान सहने और सूखे और लवणता रोधी और कीट प्रतिरोधक पर प्रमुख कार्य किए हैं। संस्थान ने हाल ही में इंदौर सोया 136 नामक एक किस्म विकसित की है, जिसमें उच्च उपज की क्षमता है। ये विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए विकसित की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने इंदौर सोया 136 विकसित की है, जो सूखे को सहन करने और ज्यादा पैदावार देने वाली है। ये किस्म प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल तक उपज दे सकती है और सूखे की स्थिति में अन्य किस्मों के मुकाबले 30% ज्यादा पैदावार दे सकती है। मैनेज ड्राउट कंडीशन इट गिव्स 30% इंक्रीज। नई किस्मों का विकास संकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें पहला कदम अभिभावकों का चयन करना है। आमतौर पर यह 2 बेहतरीन किस्मों का संयोजन है जो वांछित लक्षणों के लिए एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस प्रारंभिक क्रॉसिंग के बाद पौध की कई पीढ़ियों तक निषेचन होता है। F5 पीढ़ी से एक 3 स्तरीय स्क्रीनिंग होती है, जो प्रत्येक चरण में विभिन्न लक्षणों की जांच करती है। स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद वांछित लक्षणों वाली सबसे बढ़िया 1 या 2 लाइनें चुनी जाती हैं और प्रमाणन के लिए आगे की प्रक्रिया की जाती है। IISR न केवल सोयाबीन के बीज की विभिन्न किस्मों का विकास करता है, बल्कि भूमि उपचार, कटाई के बाद के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि को सक्षम बनाने का काम भी विशेष रूप से करता है। इसी के साथ वे कृषि समुदाय को विकसित की गई प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा भी देते हैं। Whatever technologies are developed, जो भी तकनीक विकसित की जाती है, उन्हें हम खेतों में प्रयोग करने के लिए ट्रांसफर करते हैं और किसानों के साथ जुड़ने के लिए हम बड़े पैमाने पर ICT का उपयोग कर रहे हैं। हम फसल के मौसम में परामर्श भी देते हैं और किसानों की मदद करने का हमारा यही तरीका है। cropping season, and that is the way we help the farmers. संस्थान ने सोयाबीन ज्ञान नामक एक ऐप बनाया है, जो किसानों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करता है। किसान मेलों से नई विकसित किस्मों के बारे में जानकारी मिलती है और किसानों को उनकी फसल और बीजों के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। इंदौर मेला लगा था सर, वहाँ गया था मैं। ICAR का उद्बोधन था, संबोधन था वहाँ पे। 2098 वैरायटी लगाई थी सर। इस बार जहाँ सबका किसी का 0 उत्पादन हुआ है, किसी का 35 किलो हुआ है, किसी का 30 किलो हुआ है। कोई विश्वास करे या ना करे सर, इस बार मैंने 6 कुंटल 70 किलो बीघे का उत्पादन लिया है सर। सोयाबीन की बेहतर पोषण क्षमता को समझते हुए संस्थान ने ऐसी तकनीक भी विकसित की है जो सोयाबीन को उत्पादों के पूरे समूह में बदलने में मदद करती है। इसमें सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया चंक्स, सोया ब्रेड, सोया कुकीज और सोया नट्स जैसी चीजें शामिल हैं।
फिर भारतीय उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए इनकी मार्केटिंग की जाती है। Products which are directed to various type of ऐसे उत्पाद जेरियाट्रिक फूड, बेबी फूड, आहार के प्रति जागरूक लोग और अपने शरीर को पुष्ट बनाने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं। सोयाबीन कम लागत वाले प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिसमें पोषण बहुत ज्यादा है और इसमें अमीनो एसिड भी होता है। cost protein which is of very high nutritional value and have all the amino acids. रिपोर्ट से पता चलता है कि सोयाबीन आधारित खाद्य पदार्थों से हृदय संबंधी रोग, स्ट्रोक, हृदय की धमनियों के रोग और कुछ प्रकार के कैंसर तथा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो सकता है और इससे हड्डियों के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। जैसे चकली हुआ, मठरी हुआ, सोयाबीन से रिलेटेड जो भी आइटम है फ्यूचर में और भी बढ़ा सकते हैं। फायदे भी अनेक होने के कारण सोयाबीन सभी को लेना चाहिए। सोयाबीन पर किए गए शोध आयात को कम करने और हमें आत्मनिर्भरता की यात्रा पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र, राज्यों और निजी साझेदारों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य मुमकिन है और हम लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कीट पतंगे सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों पर क्या असर डालते हैं। क्या हमारे पास फसलों को सुरक्षित रखने का कोई ऐसा तरीका है जिससे फसलों को नुकसान बिना कीटों का सफाया कर सकें? कीटनाशकों के लिए एक अभिनव समाधान देखिए ब्रेक के ठीक बाद। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। तिलहन उत्पादन को आगे बढ़ाने की अपनी इस यात्रा में हमने अपने महत्वपूर्ण तिलहनों के लिए उन नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनसे सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ेगी और वो सूखा प्रतिरोधी बनेगी। तिलहन की पैदावार को बढ़ने से रोकने में एक चीज और आड़े आती है, वो है कीट पतंगे। आंकड़ों से पता चलता है कि इनसे सोयाबीन के मामले में 10 से 20% उपज का नुकसान होता है और मूंगफली के मामले में ये नुकसान 30% तक हो जाता है। भारत दुनिया में कीटनाशकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि हानिकारक रसायनों और कुछ निश्चित कीटनाशकों के उपयोग से तिलहन की फसल की गुणवत्ता और इसकी आयात क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें कीटनाशकों के उपयोग पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि इनमें मौजूद रसायन खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। पारिस्थितिक समस्याओं का सामना करते हुए हम ज्यादा स्थायी कृषि पद्धतियों को भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल नए कीटनाशकों का विकास भी किया जाना चाहिए। ऐसे कीटनाशक जो कि भारत में बने हों और सामान्य रूप से भारतीय कृषि का विकास करने और विशेषकर तिलहन के उत्पादन को आगे बढ़ाने में सहायक हों। ऐसी ही जरूरत को पूरा करने के लिए बैरिक्स एग्रो साइंसेज जैसी कंपनियां आगे आई हैं। उन्होंने फेरोमोन का उपयोग करके एक पर्यावरण अनुकूल फसल संरक्षण पद्धति विकसित की है जो कीट पतंगों को फंसा सकती है। फेरोमोन क्या है? फेरोमोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा पैदा होता है। ये मिनटों में स्रावित होते हैं और एक ही प्रजाति के दूसरे जीव से एक विशेष प्रतिक्रिया करते हैं। इसकी मदद से वे अपने साथियों को आकर्षित करने, शिकारियों को चेतावनी देने और अपने भोजन को खोजने में मदद कर सकते हैं। बैरिक्स फेरोमोन से जुड़े विज्ञान का उपयोग पर्यावरण अनुकूल कीट नियंत्रण उत्पाद बनाने के लिए करता है जो जैविक खेती समर्थन और प्रोत्साहन देता है तथा मूंगफली के पौधों को कीटनाशकों से सुरक्षा देता है। वे हानिकारक कीटों को फंसाने के लिए उनकी ही प्रजाति के फेरोमोन का उपयोग करते हैं।
इसलिए केवल हानिकारक कीट ही इन फेरोमोन की तरफ आकर्षित होते हैं। मधुमक्खी और तितली जैसे फसलों के लिए लाभकारी जीव इनसे प्रभावित नहीं होते। We are converting that pheromone which has been identified, which is बैरिक्स में हम जिन फेरोमोन अणुओं को पहचानते हैं उन्हें व्यावसायिक उत्पाद में बदल रहे हैं। हम इन अणुओं का आयात भी कर सकते हैं, लेकिन इससे किसानों की लागत बढ़ जाएगी। इसलिए हम यहीं से फेरोमोन का संश्लेषण कर रहे हैं। And now I have to synthesize our own pheromone, and the synthesis part should be of economically viable. कंपनी अपनी प्रयोगशाला में नए फेरोमोन को संश्लेषित करने की प्रक्रिया शुरू करती है। यह प्रक्रिया कई प्रकार के कच्चे माल पर सैकड़ों रासायनिक प्रक्रियाओं के साथ शुरू होती है। जब वांछित परिणाम मिल जाते हैं तो आसवन की प्रक्रिया के माध्यम से अणुओं को अलग किया जाता है। अलग होने के बाद इन अणुओं की शुद्धता और प्रभावकारिता की जांच की जाती है। अगर ये 95% प्रभावी साबित होती है तो फिर इसका परीक्षण असली कीटों के साथ किया जाता है। यदि विकसित अणु परीक्षण में पास हो जाता है तो इसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये रसायन काफी अस्थिर होते हैं और कमरे के तापमान पर वाष्पित हो जाते हैं। इस अस्थिरता को रोकने के लिए ठंडे रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है। This molecule we are putting into the formulation and then इन अणुओं को हम फिर एक सूत्रीकरण में रखते हैं और जब इसे किसी स्थान पर रखा जाता है और इसके पैकेट को खोला जाता है तो फेरोमोन हवा में फैल जाते हैं और इससे कीटों को इसकी मौजूदगी का सिग्नल मिल जाता है। इससे जहां से फेरोमोन रिलीज हो रहा है, कीट उस बिंदु पर आ जाते हैं और इसमें फंस जाते हैं। to that point where this pheromone is getting released. Now we are converting that into a trap and then this pheromone is trapped. फेरोमोन अणुओं को बनाने के बाद पैकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अलग अलग फसलों और कीटों के लिए बैरिक्स ने 2 उत्पाद बनाए हैं, जिनमें से एक है फ्रूट फ्लाई ट्रैप या वेजिटेबल फ्लाई ट्रैप और दूसरे को मैजिक स्टिकर क्रोमैटिक शीट कहा जाता है। मैंने इसका उपयोग नजदीक के खेतों में होते हुए देखा था, इसीलिए मैंने भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। यह 2 से 3 बार कीटनाशक के छिड़काव से बेहतर है। मक्खियां आती हैं और इसमें फंस जाती हैं, जिससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता और उत्पादन भी ज्यादा होता है। इस नवाचार से किसानों को कीटों से छुटकारा पाने में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि इससे महत्वपूर्ण तिलहन फसल जैसे कि मूंगफली आदि की पैदावार भी बढ़ी है। In Andhra Pradesh, our product has been used by the farmers. That was the record. आंध्र प्रदेश में हमारे उत्पाद की जांच कृषि विभाग द्वारा की गई है और इससे पैदावार में 57% वृद्धि देखी गई है। मक्खियां आती हैं और फसल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे पैदावार घट जाती है, लेकिन अब ये उपज कम नहीं होती। Naturally, the entire thing we are keeping it safeguarded. If the flies comes, damages, and then there is a part of the yield goes down. That yield has been put back. पहले कंपनी बहुत सारे कच्चे माल का आयात करती थी, लेकिन अब वो स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने लगी है। After this आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के बाद इसकी पैकिंग सामग्री से लेकर कच्चा माल तक हम देश में ही तैयार कर रहे हैं। To the raw materials, let us synthesize our own. और आज बैरिक्स के उत्पाद अन्य देशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं, जैसे कि दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका में। इस तरह के उपाय हमारे तिलहन और अन्य फसल उत्पादन को और बेहतर और ज्यादा टिकाऊ बना सकते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के इस तरह के वैज्ञानिक संस्थान हमारी तिलहन उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। बढ़ती आबादी वाले हमारे जैसे देश के लिए ये जरूरी भी है। इस तरह के प्रयासों से हमारी और हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत बेहतरीन बनेगी। इसी के साथ सही अर्थों में आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण होगा।